नमस्कार दोस्तों, अपनी समझ 91 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बाल गोविंद। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो नौकरी पाने के लिए इंसान एड़ी से चोटी तक जोर लगा दे रहा है। क्या सरकारी क्या प्राइवेट, इंसान कहीं ना कहीं नौकरी पाना चाहता है, क्योंकि इतनी महंगाई भरे दौर में इंसान को नौकरी बहुत ज़रूरी हो गई है। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था भारत की आर्थिक स्थिति। उसमें मैंने ये वर्णन किया है कि महंगाई का रेशियो क्या है। यानी 2020 में जो व्यक्ति 1 लाख रुपए प्रतिमाह कमाता रहेगा वो मिडिल क्लास का आदमी कहलाएगा। दोस्तों, आप उस वीडियो को देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। दोस्तों, 1 लाख रुपए प्रतिमाह यानी 2020 में उसमें टोटल रेशियो बताया गया है किस तरीके से भारतीय आर्थिक सर्वे हुआ और किस तरीके से 2020 में 1 लाख रुपए प्रतिमाह कमाने की ज़रूरत पड़ रही है मिडिल क्लास बनने के लिए, मिडिल क्लास का आदमी बने रहने के लिए। दोस्तों, आज इसी महंगाई को मात देने के लिए इंसान नौकरी पाने के लिए किस किस शहर का चक्कर नहीं लगा दे रहा है। तो आज नौकरी नौकरी पाने के लिए इंसान बहुत कुछ कर डाल रहा है। इंसान घूस देने के लिए तैयार है, इंसान नकल करने के लिए तैयार है, इंसान बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं का जी हुजूरी करने के लिए तैयार है, फिर भी नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। दोस्तों, आज दिव्यांगों को अगर देखा जाए, अगर सकलांगों की इतनी बड़ी दिक्कत है तो विकलांगों को कितनी बड़ी दिक्कत होगी। दोस्तों, क्या ऐसा किसी ने विचार किया है? अगर दिव्यांगों को जो है सरकारी विभाग में नौकरी नहीं मिल पा रही है तो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस चल रहे हैं जहां पर दिव्यांगों को नौकरी दी जाती है या दिलाई जाती है वहां से। दोस्तों, उन फाउंडेशंस में मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि बहुत सारे विकलांगों का भला हो जा रहा है। हाँ, वो भले ही फाउंडेशंस जो है सरकार को दिखा करके सरकार का पैसा ऐंठ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस चल रहे हैं जैसे कि PMKVY हुआ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंतर्गत UPSDM चलता है, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट, और इसके अंतर्गत चलता है SCPWD, स्किल काउंसिल्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हुआ। दोस्तों, इसके नीचे जो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन चलता है, फिर उसके अंडर में जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद चलती है, यानी स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इसके अंतर्गत दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है और उस ट्रेनिंग के बाद जो है विभिन्न प्राइवेट कंपनियों में जो है इंटरव्यू दिलाए जाते हैं और वहाँ पर नौकरियाँ दिलाई जाती हैं। दोस्तों, ऐसा मैंने कई फाउंडेशंस में जा कर के देखा। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फाउंडेशंस में जा कर के देखा तो ऐसी बातें मिली कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। सरकार की योजनाएं संस्थाएं तो जो है वो तो अच्छी हैं, परंतु जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। और दिव्यांग ऐसे अपने सारे काम को, जो काम वो पहले कर रहे होते हैं, उनको छोड़ करके ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन पे जाते हैं, 1-2 महीना बिताते हैं, फिर उसके बाद अपने घर चले आते हैं। उनको किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिल पा रही है, और जिन लोगों को मिल भी गई है उनकी नौकरी जो है कहीं 1 साल करके, कहीं 6 महीने करके उनको निकाल दिया जाता है। दोस्तों, इन सारी बातों का ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि इन सारी बातों पर ज़्यादा वर्णन करूँगा तो बहुत सारे फाउंडेशंस, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिस पर बात करते करते सारा दिन हो सकता है। दोस्तों, जिस पर बात करते करते सारा दिन बीत सकता है, बातें खत्म नहीं होंगी। दोस्तों, अगर दिव्यांगों की समस्याओं को देखा जाए तो आप एक एक दिव्यांग से जाकर के पूछ सकते हैं कि उसकी नौकरी वाली बात को लेकर के उसकी क्या स्थिति हो रही है। दोस्तों, रवीश कुमार सर ने बताया है, आप सभी लोग तो रवीश कुमार को जानते ही होंगे। दोस्तों, शायद पत्रकार हैं। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था तो उस
वीडियो को देखने के बाद मुझे बड़ा अचरज हुआ। हमने सोचा कि ये सारी बातें भी समाज के सामने रखनी चाहिए। दोस्तों, नौकरी खोजना और अखबारों में नौकरी से जुड़ी खबरों को खोजना, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो अभी आपने जो सुना दोस्तों, नौकरी खोजना और नौकरी से जुड़ी खबरों को अखबारों में खोजना, इनमें कोई ख़ास अंतर नहीं है दोस्तों। कई अखबार तो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ नौकरी मिलने की और जाने की खबरें ना छपें, नौकरी मिलने और जाने की खबरें ना छपें, ताकि जो है उनकी खबरों में जो अर्थव्यवस्था की खबरें चमक रही हैं वो फीकी ना लगें। उसके बाद भी अखबारों में नौकरी ना मिलने की इतनी खबरें छप जाती हैं कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कौन सी अर्थव्यवस्था है जो तरक्की तो कर रही है मगर नौकरी नहीं दे रही है। ऐसा रवीश सर ने बताया। और उन्होंने यह भी बताया कि यदि आईआईएम और आईआईटी से पास होने वाले छात्रों को नौकरी पाने के ऐसे लाले पड़ेंगे तो बाकी की क्या हालत होगी दोस्तों। तो सबसे पहले हमें नौकरी की स्थिति को समझना होगा कि नौकरी की स्थिति क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सन 2011 में एक नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम करता था, जिसका नाम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो अब नाम बदल गया है, जो अब नाम उसका है गालवे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग में कार्य कर रहा था और असफल हो जाने के कारण मैं वहां से चला आया। और जैसे ही मैं बनारस स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी पकड़ने के लिए, तो वहाँ पर एक नेटवर्क मार्केटिंग की किताब रखी हुई थी स्टॉल पर, और मैं वहाँ से जा कर के उस किताब को ख़रीद लिया। उस किताब का नाम शायद जैनस साजना करके कोई लेखक थे, जो कि अर्थशास्त्री लेखक है दोस्तों। मुझे विशेष जानकारी नहीं है क्योंकि मुझसे वह पुस्तक खो गई। किसी व्यक्ति ने मुझसे पढ़ने के लिए वह पुस्तक लिया था और आज तक वह पुस्तक नहीं मिल पाई। फ़िलहाल पुस्तक खोने से पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था दोस्तों। उसमें से मैंने उसमें ये पढ़ा कि अमेरिका जैसे देशों में 1996 में बहुत सारे विभागों में, मुझे तो खास ठीक जानकारी नहीं है दोस्तों कि वो विभाग कौन कौन से थे, लेकिन उन विभागों में किसी विभाग में 48,000, किसी विभाग में 58,000, किसी विभाग में 96,000, किसी विभाग में 1 लाख, ऐसे करके लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। और यहाँ तक कि चपरासी से लेकर के बड़े बड़े अफसर तक जो है नौकरी से निकाल दिए गए और उनको समय से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया, यानी रिटायर्ड कर दिया गया। और उनको बताया गया कि आप जो है आप पहले ही आप सेवानिवृत्त हो जाइए, आपका हिसाब किताब पहले ही कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर काबिलियत तो है, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, विद्वान बुद्धिमान हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं है। आज आपकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो है आपको निकाल दिया जा रहा है। और दोस्तों, इस तरीके से करके बहुत सारे सेक्टर्स में लोगों को निकाल दिया गया। अब सोचो दोस्तों, जब बड़े बड़े अफसर लेवल के लोगों को निकाल दिया गया तो आम लोगों की, जो मिडिल क्लास के नौकरी करने वाले लोग हैं, जो थर्ड क्लास के नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी क्या दशा होगी दोस्तों। तो ये नौकरी की दशा है दोस्तों। आज ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि जो परिवर्तन पहले 50 सालों में हुआ करते थे, वो परिवर्तन अब आज 5 से 10 सालों में ही हो रहे हैं। इन परिवर्तनों को हमें समझना पड़ेगा। आज पैसे की जो व्यवस्था है, पैसा कमाने की जो व्यवस्थाएं हैं, वो नई नई व्यवस्थाएं लागू हो चुकी हैं, वो नए नए तरीके लागू हो चुके हैं। ये जो परंपरागत से नौकरी और तमाम अन्य व्यवस्थाएं हैं, ये सब अब फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सोचो दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों में 1996 में जब बड़े बड़े अफसरों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, तो इससे क्या लगता है कि नौकरी कितनी सुरक्षित है।
कई लोगों से मैंने पूछा, कुछ सेना वाले भी मिले तो कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत जवाब दिया, और एक लोग ने तो यह भी बताया कि जब हम ज्वाइनिंग कर रहे थे अपनी सेना वाली नौकरी तो उसमें हमसे लिखवाया गया कि यह लिखिए कि हम जो है कि भारत सरकार जब भी चाहेगी मुझे बिना किसी कारण नौकरी से बाहर निकाल सकेगी। फिर भी इसके बावजूद नौकरी पाने के अगर निकाल दिए जाते हैं तो उसमें मुकदमा वगैरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो स्थिति है दोस्तों उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, मुझे भाग भाग करके वीडियो बनाना पड़ता है। मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ और अपने पास वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है कि जहाँ पर एक जगह बैठ करके जो जानकारियां हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं दोस्तों। तो आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, और जब उत्साह बढ़ेगा तो नई नई जानकारियां, अच्छे अच्छे विचार अपने दिमाग में आएंगे जो आप लोगों के सामने मैं व्यक्त करूंगा दोस्तों। तो आप सोचिए दोस्तों कि अगर नौकरी सुरक्षित नहीं है, पहली बात तो नौकरी मिल नहीं रही है, अगर लेकिन जिसको मिल भी जा रही है, क्या उनकी नौकरी सुरक्षित है? क्या वो सुरक्षित है? आज आपके सामने स्थिति है दोस्तों, ये स्थिति सब आपके सामने है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आज किस तरीके से नौकरी की समस्याएं हैं। जिन लोगों को नौकरी मिल भी गई है वो अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें एक अविश्वास है, एक भ्रम है कि कहीं हमारी नौकरी न चली जाए। तो दोस्तों मैं कोई राजनैतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ कि मैं खबरें सुना रहा हूँ। ये मैंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, अपनी समझ में जो बातें आ रही हैं उन सभी बातों को आप लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इसे राजनीतिक तरीके से ना देखा जाए, इसे सिचुएशन हालात को समझते हुए देखा जाए। हम कोई राजनीतिक तरीके से, हमारे पास कोई विशेष आंकड़ा नहीं है कि जो हम आपको खबरों के तरीके से आपको सारी खबरें प्रदान करें। आप सोचिए दोस्तों, अगर ऐसे बड़े बड़े अफसर नौकरी से बाहर निकाल दिए जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। क्या वो जगह जगह गुलामी करके जो है प्राइवेट तरीके से गुलामी करके अपना जीवन यापन करेंगे, झाड़ू लगा करके अपना जीवन यापन करेंगे? कैसे करेंगे? आप सब लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रोबोट जो है, रोबोट इंसानों का काम, इंसानों का स्थान ले चुका है। आज इंसानों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, जैसे लेखपाल हुआ, कानून गो हुआ, डीएम एसडीएम हुआ, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको सरकार ने छीन लिए हैं कि अब आपको इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही करते रहिए। इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में लोगों को नौकरी नहीं मिलनी है। जो लोग कर रहे हैं बस वहीं तक रहिए, फिर उसके बाद जो है नौकरी ख़त्म है। दोस्तों मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और जहाँ कहीं भी ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ तो उनमें से बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करने की कोशिश करता हूँ, उन कोर्स वाली किताबों में, उन बच्चों की किताबों से भी। क्लास 9th में, कक्षा 9 में एनसीईआरटी की किताब लागू हो चुकी है इंग्लिश में। एनसीईआरटी की किताब में एक पाठ का नाम है द फन दे हैड। इसका मतलब हुआ वह मज़ा जो उनके पास हुआ करता था। दोस्तों 2 बच्चे रहते थे उस कहानी में 2 बच्चे थे, एक का नाम मार्जी था और दूसरे का नाम टॉमी था। मार्जी 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था। तो मार्जी अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। दोस्तों उस बुक को देख करके मार्जी जो है बहुत आश्चर्यचकित होती है कि ये क्या है। टॉमी बताता है कि यह एक बुक है और यह स्कूल के बारे में है, स्कूल के बारे में लिखा गया है। तो मार्जी ने कहा कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि दोस्तों ज़माना बदल चुका था। उसमें यह दिखाया गया है कि आने वाले 100 साल में टीचर और स्कूल की ज़रूरत नहीं रहेगी। रोबोट ही घर पर बैठ करके स्कूल बन जाएगा और एक कमरे में बैठ करके वो बच्चों को पढ़ा दिया करेगा।
तो इस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि वो बच्चे स्कूल के बारे में नहीं जानते थे, तो वो जब चर्चा होती गई तो उनको ये पता चला कि ऐसे स्कूल हुआ करते थे, ऐसे बच्चे हुआ करते थे, ऐसे टीचर हुआ करते थे, ऐसे बच्चे साथ में मिल करके आया करते थे और ये सब मिल करके पढ़ा करते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे। तब उनको जा कर के जानकारी हुई दोस्तों। तो टॉमी ने उसमें से किसी ने एक ने चर्चा किया कि जितना तुम्हारा रोबोट जानता है उतना हमारे पापा भी जानते हैं। उसको ये मार्जे को इस बात को पता नहीं हो पाया कि अरे रोबोट के बराबर कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पापा ने भी इतनी पढ़ाई की है, जितना तुम्हारा रोबोट बता सकता है उतना हमारे पापा बता सकते हैं, जिस पढ़ाई को हमारे पापा पढ़े हैं। तो इस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि वो बच्चे नहीं जान पाएंगे किताबें क्या होती हैं, स्कूल क्या होते हैं, और वो साथ में मिल करके जो बैठ करके पढ़ा करते थे, आपस में खेला करते थे, ये सब चीज़ें क्या हुआ करती थी, यही सारी बातें जो है उसमें बताई गई है दोस्तों। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के परिवर्तन, तो परिवर्तन जो है संसार का नियम है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो परिवर्तन पहले 50 सालों में हुआ करते थे वही परिवर्तन अब 5 से 10 सालों में हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स में नौकरियों से निकाल दिया गया। आज अपने भारत देश में भी बहुत सारे सेक्टर्स में लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। रवीश सर ने बताया दोस्तों कि बजट के दिन, जो रवीश सर की वीडियो है ये आज अप्रैल 2024 है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज के ठीक 2 महीने पहले का वीडियो मैंने उनका देखा था दोस्तों। 2 महीने पहले उन्होंने वीडियो बनाया था, तो उन्होंने ये सारी बातें जो है बताई थी। उन्होंने यह भी बताया कि बजट के दिन की खबर बताया कि बिजनेस स्टैंडर्ड के आयुष्मान बरुआ शिवानी शिंदे की रिपोर्ट कहती है कि भारत आईटी सेक्टर में छटनी शुरू कर रहा है, यानी छटनी की लहर शुरू हो गई है। मिड लेवल के कर्मचारी निशाने पर हैं और इस लहर में बहुत सारे लोगों की छटनी हो सकती है दोस्तों। द इकोनॉमिक टाइम्स की बीना परमार की रिपोर्ट है कि इस साल भारत की कंपनियां केवल 70 से 80 हज़ार लोगों को ही नौकरियां दे सकती हैं। नौकरी उपलब्ध कराने वाली कंपनी का अनुमान है कि इस साल 15 लाख इंजीनियर पास हो रहे हैं और उन 15 लाख पास हुए इंजीनियरों में केवल मुश्किल से 1.25 लाख को ही नौकरी मिल पाएगी। केवल 1.25 लाख को ही नौकरी मिल सकती है, यानी मुश्किल से 10% इंजीनियरों को नौकरी मिल सकती है जो 15 लाख इंजीनियर पास होंगे, इससे अधिक नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो अगर पहले जब इंजीनियर 15 लाख पास हुआ करते थे तो उसमें लगभग 6 से 7 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाया करती थी दोस्तों। 26 दिसंबर 2023 की खबर है दोस्तों कि पेटीएम ने जो है 1000 लोगों को नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया। स्विगी ने 400 लोगों को नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया। फ्लिपकार्ट में भी 1000 से ज़्यादा लोग नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। शेयर चैट ने 200 लोगों को नौकरी से निकाल दिया और विजूज ने जो है 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमारी नौकरी सुरक्षित रह सकती है। दोस्तों नौकरियां किस तरीके से सुरक्षित रहेंगी, कैसे होगा, ये तो जो है भारत सरकार के लोग ही बता सकते हैं। वो जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो ही बता सकते हैं, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं है, ये परिवर्तन है दोस्तों। फिलहाल इसके बावजूद भी अभी बहुत सारी नौकरियां हैं, सरकारी में भी प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन ना जाने क्यों इस तरीके से व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं कि लोगों को बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो दोस्तों ऐसे इन सारी खबरों से ऐसा दिखता है कि इन पर विश्वास ना किया जाए, क्योंकि इनमें जो है ऐसा नहीं दिखता है कि विश्वास करने लायक हैं ये नौकरियां। तो ये नौकरियों की स्थिति रही दोस्तों, नौकरियों की दशा रही। और बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अधिक ना बोल करके अपनी वाणी को इसी पर विराम देता हूँ। आप सभी से गुजारिश है
कि आप सपोर्ट करिए दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे हम जो भी अच्छी अच्छी खबरें होंगी उनमें से ढूंढ करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अपनी बाणी को इसी पर विराम देता हूं। धन्यवाद।